बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किए, जिनकी टाइम ड्यूरेशन थी 1822 टू 1884। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था, बोर्न हुए थे, ये एक पुअर फैमिली में थे, जिसे जो फैमिली थी इनकी वो मोराविया में रहती थी। तो मोराविया की एक पुअर फैमिली में इनका बोर्न हुआ था। सबसे पहले तो गरीबी की वजह से ये मॉन्क बन गए, लेकिन आगे चल के ऑस्ट्रिया ब्रून में ये जाके एक सेंट थॉमस मोनेस्ट्री में हेड बने। इसके बाद ये 2 साल के लिए बाहर यूनिवर्सिटी वियना में चले गए, जहां पे इन्होंने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी किया। इनको गार्डनिंग का बहुत शौक था, बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, गार्डन पी प्लांट पर, जिसे हम साइंटिफिक नेमली पाइसम सेटाइवम के नाम से जानते हैं, इन ड्यूरेशन 1856 टू 1865 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनका जो रिजल्ट था उन्होंने पब्लिश किया इन 1866 में। लेकिन उस समय जो रिजल्ट इन्होंने अपना पब्लिक किया था उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। 19 में अदर साइंटिस्ट आए, जैसे कि ह्यूगो डिवरीज आए, कॉल्स कोरेंस आए या एरिक वॉन आए। इन सब ने क्या किया, इन्होंने मिलकर रीडिस्कवर किया और 1901 में इन्होंने फिर से इस जो भी आपका रिजल्ट था ये ग्रेगर जोहान मेंडल का, ये दोबारा से पब्लिक किया गया। और इसी वजह से हम जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं गार्डन पी ही क्यों चूज किया गया, क्या ऐसे रीजंस थे कि पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी को ही मेंडल ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिशियल्स ये थे कि सबसे पहली बात कि इजी टू ग्रो एंड मेंटेनेंस, की जो पी प्लांट होता है वो इजीली ग्रो हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इजीली वो मेंटेन किया जा सकता है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ज्यादा काफी छोटी होती है, तो स्मॉल लाइफ साइकिल है, इजी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन ये करते हैं और जरूरत पड़ने पे इनमें क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। बहुत कम समय में लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, इजीली हैंडल एंड केयर या देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो मेंडल्स थे उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। अब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जब एक ही कैरेक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं तब हम उन्हें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। ट्रेट्स मींस कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन 2 अपोजिट फॉर्म्स आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जिसकी 2 फॉर्म्स है, लाइक जो सीड है, सीड की शेप रिंकल्ड भी है और राउंड भी है, सीड का जो कलर है वो येलो भी है और ग्रीन भी है। तो एक ही कैरेक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जो पाइसम सेटाइवम था या गार्डन पी प्लांट था, इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने इसको चूज किया स्टडी करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए। बेटा बात कर लेते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको बताया था क्या होते हैं कि जब किसी एक कैरेक्टर की हमें 2 डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं तो हम इनको कहते हैं क्या, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और इसी वजह से जो साइंटिस्ट थे ग्रेगर जोहान मेंडल, उन्होंने क्या देखा था कि जो गार्डन पी प्लांट है हमारा, जिसे हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं, उसमें 7 ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने इस प्लांट को चूज किया था। अब बात कर लेते हैं कि मेंडल्स ने कौन कौन से पेयर्स थे, ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनकी वजह से इस प्लांट को चूज किया। तो बताया है कि ट्रेट्स दैट अपीयर्स इन 2 अपोजिट फॉर्म्स आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो भी कोई कैरेक्टर या ट्रेट्स हमें 2 अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है उनको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। और मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। जैसे कि अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो वो थे प्लांट की हाइट, फ्लावर्स की पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप एंड फ्लावर्स कलर। ठीक है, अब इसमें जब ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन में होते हैं तो इसमें से जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं और जो कैरेक्टर रिसेसिव है वो कुछ इस टाइप से हैं कि जो प्लांट की हाइट होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉलनेस होगी डोमिनेंट और डार्कनेस होगी रिसेसिव। फ्लावर्स की जो पोजीशन है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगी एक्सियल और रिसेसिव फॉर्म में होगी टर्मिनल। पोड कलर्स की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट्स में ये होगी आपकी ग्रीन, जबकि रिसेसिव होगा येलो। पोड शेप की अगर आप बात करते हैं तो इनफ्लेटेड होती है आपकी डोमिनेंट, जबकि आपकी रिसेसिव होती है कंस्ट्रिक्टेड। सीड शेप की अगर आप बात करते हैं तो ये जो राउंड शेप होती है ये डोमिनेंट है, जबकि जो रिंकल्ड होगा वो रिसेसिव होगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसके बाद अगर हम सीड के कलर्स की बात करें तो येलो कलर डोमिनेंट होगा और ग्रीन कलर रिसेसिव होगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन।
फ्लावर्स के कलर्स की बात करते हैं तो वॉयलेट जो कलर है ये डोमिनेंट होगा, जबकि व्हाइट कलर हमारा रिसेसिव होगा इन द हेटेरोजाइगस कंडीशंस। अब बात कर लेते हैं कि मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, उसमें किस टेक्निक को उन्होंने फॉलो किया। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो थी उसमें स्टेप नंबर 1 जो उन्होंने फॉलो किया वो था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स का सबसे पहले यहाँ पे जो ध्यान दिया गया मेंडल ने, वो दिया कि उन्हें ऐसे पेरेंट्स या ऐसे प्लांट्स चाहिए जो प्योर पेरेंट्स है। प्योर पेरेंट्स का मतलब है कि सिलेक्टेड प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सेम ट्रेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो एक ही जैसे कैरेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो उन्होंने प्योर पेरेंट्स को चूज किया और इसी को हम कहते हैं क्या, प्योर लाइन। अब हम बात करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी की सेकेंड स्टेप क्या था। बेटा बात करते हैं स्टेप नंबर 2 जो मेंडल ने चूज किया वो था क्रॉस पॉलिनेशन, मींस जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ट्रीज का वो हाइब्रिड होता है, वो प्योर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ नहीं क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दिया कि क्रॉस प्लांट्स, क्रॉसिंग प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रोड्यूस्ड F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशंस। इन्होंने कहा कि उन्होंने पहली जनरेशन F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे ये प्योर नहीं था, ये हाइब्रिड प्लांट्स फॉर्म्ड हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मींस क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, जो F1 जनरेशन उसको क्रॉस पॉलिनेशन से मिली थी, उस F1 जनरेशन में थर्ड नंबर पे उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब F1 प्रोड्यूस्ड F2। जो F1 थे वो कैसे थे, वो हाइब्रिड थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन से प्रोड्यूस हुए थे। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन से हाइब्रिड प्लांट F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है उसमें होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन और उनके सेल्फ पॉलिनेशन से मिली F2 जनरेशन। ठीक है, प्रिकॉशंस टेकन बाय मेंडल्स। अब इस पूरे काम को करने के लिए उन्होंने किस किस टाइप की प्रिकॉशंस यहाँ पे रखी, तो सबसे पहले नंबर है कि अगर उसी प्लांट के उसी फ्लावर पर स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, ये क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। लेकिन जब एंथर को वहां से कट कर दिया जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस वहां पे नहीं बचती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे प्लांट्स को जिन्हें उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराना था, उन सभी प्लांट्स के स्टेमेंस को वहां पे रिमूव कर दिया और इस प्रोसेस को कहा गया क्या, इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे जो उन्होंने किया, अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया किस प्रोसेस का यूज करके, कि उन्होंने जितने भी मेल पार्ट था यानी स्टेमन था, ठीक है, उन्होंने वो सारे फ्लावर्स से रिमूव कर दिया और इसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं क्या, इमैस्कुलेशन। सेकेंड नंबर की बात करें तो प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन। ऐसे जहां पे मतलब जिन्हें वो नहीं चाहते कि किसी दूसरे फ्लावर के अनवांटेड पोलन ग्रेन उस फ्लावर पे आए, तो उसको उन्होंने रोका। किस प्रोसेस से रोका, कि कवर्ड फ्लावर टू अवॉइड फॉरेन पोलन, यानी उन्होंने उस फ्लावर को ही क्या कर दिया, कवर कर दिया, ताकि कोई भी बाहर का पोलन ग्रेन जो है वो उस स्टिग्मा पे या उस फ्लावर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, थर्ड नंबर पे उन्होंने क्या, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, मतलब कि ट्रांसफर डिजायर पोलन टू स्टिग्मा मैन्युअली, मींस जिस पोलन को वो ट्रांसफर करना चाहते थे उस फ्लावर पे, सिर्फ मैनुअल तरीके से उन्होंने उसी पोलन ग्रेन को उस फ्लावर पे ट्रांसफर किया, मींस कंट्रोल्ड पॉलिनेशन यहाँ पे उन्होंने किया। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, कि वैसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले। तो नंबर 1 इमैस्कुलेशन, अभी आपको बताया कि रिमूवल टू एंथर टू द प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी किसी भी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर को वहां से रिमूव कर देना ही इमैस्कुलेशन कहलाता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए किया जाता है। पॉलिनेशन तो हमें पता ही है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है फीलियल जनरेशंस, मींस F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन जो मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन से फॉर्म की, और F2 का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोड्यूस हुई। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसेस की, कि कितने टाइप के क्रॉस यहाँ पे मेंडल्स ने कराए। तो जब मेंडल ने सिर्फ एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया
तो उनको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, तो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके उसका क्रॉस कराया गया, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब एक ही बार में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो ये हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉसेस की बात करें तो फर्स्ट इज मोनोहाइब्रिड जिसमें इन्वॉल्व था वन कैरेक्टर ओनली, एंड सेकेंड इज डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें टू ट्रेड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि क्रॉसेस बिटवीन अननोन जीनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में जब कराया जाता है क्रॉस, तब हम इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड लास्ट वन इज रेसिप्रोकल क्रॉस। ये क्या होता है कि सेम ट्रेड्स बट सेक्स ऑफ पेरेंट्स रिवर्स्ड, यानी जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रेड्स थे वो तो सेम ही होंगे, लेकिन जो सेक्स ऑफ पेरेंट्स हैं वो वहां पे रिवर्स्ड कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम इस क्रॉस को कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल क्रॉस। हम इसकी बात कर लेते हैं डोमिनेंट ट्रेड। बेटा F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें दिखाई दिया वो है डोमिनेंट, और कौन सा दिखाई दिया, राउंड शेप। तो राउंड क्या है कि हमें F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ है तो वो डोमिनेंट ट्रेट हो गया। कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं दिखाई दिया, वो है रिंकल। ठीक है, तो रिंकल जो है वो हिडन रह गया 1 जनरेशन में, वो हो गया हमारा रिसेसिव ट्रेट। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है कि किसी भी कैरेक्टर या ट्रेट के लिए 2 एलील्स होती हैं, 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील होती हैं, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जीन जो है यहाँ पे लिखाया गया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन्स, एक सिंगल जीन की 2 फॉर्म्स होती है जिन्हें हम 2 डिफरेंट एलील्स कहते हैं, और यहाँ पे हम एलील्स को कैपिटल आर स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है कि जो मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो सबसे पहले उसने क्या लिया, प्योर लाइन प्लांट्स को चूज किया जिन्हें हमने पेरेंटल प्लांट्स यानी पी से डिनोट किया। उसके बाद इन्हीं पेरेंटल प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब क्रॉस पॉलिनेशन वो चाहेगा कि जो कैरेक्टर्स ने चूज किए हैं उन्हीं डिजायर कैरेक्टर के पोलन वहां पे ट्रांसफर हो, तो इसके लिए उसने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश करी, जिसके लिए उसने एंथर को रिमूव कर दिया। बैग को अनवांटेड पॉलिनेशन होने से बचाने के लिए फ्लावर को किसी बैग से पैक कर दिया। इन्हीं प्रोसेस को हमने कहा इमैस्कुलेशन और बैगिंग। देन जो डिजायरेबल पोलन वो चाहता था उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F2 में, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन को बचाने सक्सेसफुल करने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन किया गया, यानी एंथर को रिमूव किया गया, और उसके बाद अनवांटेड पोलन उस पर ना गिर जाए उसके लिए फ्लावर को ही बैगिंग कर दिया गया, यानी पैक कर दिया गया। इस सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो लॉज उन्होंने निकाले हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंट हमें बताता है कि जो कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, डोमिनेंट होता है, वो क्या करता है, वो दूसरे कैरेक्टर को कहीं ना कहीं हिडन में रख लेता है, उसको रिसेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट है कि वन ट्रेट डोमिनेंट, एक कैरेक्टर तो डोमिनेंट होगा एंड मेक द अदर रिसेसिव, और दूसरे को वो क्या कर लेता है, कहीं ना कहीं छिपा लेता है। एक प्रभावी होता है तो दूसरा वहां पे हिडन में रह जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है, सेग्रीगेशन का मतलब है कि एक ही जीन की जो 2 एलील्स होती हैं उसमें से जो एलील्स होती हैं, जो जीन्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती हैं, यानी सेपरेट हो जाती है गैमेट के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट्स गेट ओनली 1 एलील। हर एक गैमेट के पास हर एक एलील की एक ही फॉर्म यानी सिर्फ एक ही एलील बचती है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अगर आप समझे तो सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स लिए थे जो कि प्योर लाइन थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें हाइब्रिड नहीं था। सेकंड नंबर कि इनमें जो हुआ था वो हुआ था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से बनी थी फर्स्ट जनरेशन जिसे हमने F1 कहा, और ये सारे के सारे जो थे वो हाइब्रिड थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इट्स मीन सभी में कैपिटल आर था, तो सभी कैसे हुए, राउंडेड हुए। अब इन्हीं प्लांट्स में फिर से होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन, यानी F1 जनरेशन में क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और F2 जनरेशन हमें मिली। F2 जनरेशन में हमने देखा कि 3 जो थे वो राउंड थे, जबकि एक रेशो जो प्लांट थे वो हमारे रिंकल थे। तो यहाँ पे हमें F1 जनरेशन की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो निकल कर आती है 3:1। तो ये था मेंडल्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा अब बात कर लेते हैं मेंडल्स की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम जानते हैं किसके नाम से, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में किन स्टेप्स को फॉलो किया। अगर आपने वो अच्छे से सुने हैं तो ये उन्हीं स्टेप्स का एक रिवीजन है सिर्फ। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ब्रीड कर रहे हैं, न्यू प्लांट्स बना रहे हैं।
ठीक है। दैट स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड एट अ टाइम, एक समय पे एक कैरेक्टर किस तरीके से न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ये स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड यानी जो इनका रिजल्ट होगा वो प्योर नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस होगा इसका रिजल्ट वो क्रॉस पॉलिनेशन से होगा, तो वो मिक्स है, वो प्योर नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं क्या, हाइब्रिड। तो मोनो यानी सिंगल कैरेक्टर का हाइब्रिड जो बनेगा किससे, उसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग के लिए किया जाता है और इसके एक एक्सपेरिमेंट में एक ही कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ऑलरेडी पहले बताया था कि जो मेंडल्स थे उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस रखी थी इसमें। तो नंबर 1 पे क्या था कि मेंडल्स ने हमेशा प्योर लाइन पेरेंट्स को ही चूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने सिलेक्ट किए थे प्योर लाइन पी प्लांट। प्योर लाइन पी प्लांट कौन थे, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेम ट्रेट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उन्हें हम कहते हैं क्या, प्योर लाइन। तो पहली बात कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्योर लाइन पी प्लांट को चूज किया था। अब यहाँ पे ही चूज कंट्रास्टिंग ट्रेट, क्योंकि आपको बताया था कि पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। अब क्योंकि ये एक मोनो हाइब्रिड प्रोसेस, सिर्फ इसमें एक ही कैरेक्टर को, यहाँ पे एक ही ट्रेट को लिया गया है, तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया है, और वो भी क्या है, सीड की शेप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने एक कंट्रास्टिंग देखी है कि एक तो सीड है उसके पास राउंड, और जो दूसरी वैरायटी ऑफ सीड है वो है रिंकल्ड, ठीक है। हेट्रोजाइगस फॉर्म में राउंड हमेशा डोमिनेंट होगा और रिंकल्ड हमेशा रिसेसिव होगा, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या किया, यहां तक क्लियर है कि उसने पाइसम सेटाइवम यानी पी प्लांट लिया, वो भी पी प्लांट जो उसने लिए वो थे प्योर लाइन, मीन्स जो जनरेशन टू जनरेशन सेम कैरेक्टर्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। जिस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया गया वो थी किसकी शेप, सीड की शेप, जो 2 फॉर्म्स में थी, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन, जिसे हमने पी से डिनोट किया है, हम पी से डिनोट करते हैं, तो इसमें जो पेरेंट्स थे वो मेल प्लांट था आपका राउंड सीड वाला, जिसे हमने डिनोट किया है कैपिटल आर से। इसी के साथ क्रॉस करने के लिए जो दूसरा प्लांट फीमेल प्लांट था वो हमने लिया है रिंकल्ड सीड वाला, इसे हमने डिनोट किया है विद स्मॉल आर, ठीक है। अब जो प्लांट इन्होंने एक्सपेरिमेंट में चूज किए हैं, तो सबसे पहली बात कि जब F1 बनी, F1 क्या थी, यानी जो प्लांट क्रॉस कर रहे हैं वो पेरेंट्स हैं, जैसे कि भी बताया कि एक पेरेंट्स हैं फादर, यानी मेल प्लांट जो है वो कैपिटल आर है, जिसका क्रॉस हो रहा है स्मॉल आर से, जो कि एक फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इनसे जो भी जनरेशन आगे आएगी वो क्या होगी, वो होगी F1 यानी फर्स्ट जनरेशन। तो आपने याद रखना है कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में जो F1 जनरेशन आई थी वो कौन से पॉलिनेशन से आई थी, क्रॉस पॉलिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इमैस्कुलेशन कर दिया था और मैनुअली जो है यहाँ पे क्रॉस कराया था, जिसे हम कहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। अब F1 जनरेशन मिलती है आपको, यहाँ पे आपको F1 जनरेशन मिली, तो क्रॉस करेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इन सभी में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो F1 जनरेशन है वो कैसी है, वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, और बताया गया है कि जब हेट्रोजाइगस होती है तो उसमें जो कैपिटल लेटर है वो ही क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और वैसे भी थ्योरी में आपको बताया कि जो मेल प्लांट है वो राउंड है, और राउंड जो होता है वो कैसा है, डोमिनेंट करेक्टर है। इट्स मीन ये सारे के सारे जो सीड बनेंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, F1 जनरेशन मिली, ऑल ऑफस्प्रिंग राउंड सीड, सारे के सारे कैसे बने, राउंड सीड वाले बने। क्यों बने, क्योंकि सभी के पास कैपिटल आर है, कैपिटल आर जो होता है वो डोमिनेंट है और राउंड शेप वो सीड की बनाता है। ऑब्जर्वेशन क्या देखा
कि ओनली डोमिनेंट ट्रेट अपीयर्स। यहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट था वो ही सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितने भी पौधे आए हैं उन सबके जो सीड हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, राउंड हैं, ठीक है, राउंडेड सीड वहां पे प्रोड्यूस हुए हैं। किसमें, F1 जनरेशन में, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो इससे ये निकला कि राउंड ट्रेट जो था इज डोमिनेंट। जो राउंड ट्रेट था वो कैसा था, वो डोमिनेंट था, एक्सप्रेसिव था, जबकि जो रिंकल्ड है वो क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब है कि जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन जो कैरेक्टर छिप गया है हमें दिखाई नहीं दे रहा वो हमारा कैरेक्टर होता है रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राउंड है, सारे के सारे सीड राउंड है, तो इट्स मीन राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब बात करते हैं F2 की। F2 जनरेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा याद रखना है, पेरेंट्स लिए हमने प्योर थे, कोई मिक्स नहीं था यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों अपने अपने प्योर लाइन हमने यहाँ पे लिया। F1 जनरेशन हमें क्रॉस पॉलिनेशन से मिली। अब होगा क्या, अब आएगी F2 यानी इनकी सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, यहाँ पे कोई भी मैनुअल पॉलिनेशन नहीं किया गया। सपोज कीजिए इसके दो प्लांट हैं, एक है कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब जब इसमें क्रॉस होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, आपस में ही क्रॉस कर रहे हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो आप इसमें देख पा रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं। ये जो फर्स्ट वाला प्लांट है इसमें दोनों ही आर कैपिटल हैं, दोनों ही आर कैपिटल हैं, तो ये कैसा होगा, राउंड तो होगा क्योंकि कैपिटल आर है, लेकिन प्योर होगा, ठीक है। ये होमोजाइगस है, दोनों ही कैपिटल आर है। बीच में आप देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इट्स मीन ये हेट्रोजाइगस है, दोनों अलग अलग एलील्स है, तो इसमें हमेशा कैपिटल वाला ही डोमिनेंट होता है। तो ये दोनों प्लांट कैसे होंगे, राउंड होंगे, लेकिन ये राउंड प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड यानी मिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर में कोई भी कैपिटल नहीं है, तो ये राउंड नहीं है, ये कैसा होगा, ये होगा आपका रिंकल्ड, ठीक है। कैसा है ये, रिंकल्ड है, और वो भी प्योर, ठीक है, क्योंकि हेट्रोजाइगस में तो रिंकल्ड हो ही नहीं सकता। अगर कैपिटल आर आएगा तो हमेशा कैपिटल आर ही डोमिनेंट होगा और वो राउंड बनेंगे सीड्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही स्मॉल आर है, इसलिए ये कैसा है, रिंकल्ड है, प्योर रिंकल्ड यहाँ पे ये फॉर्म्ड हुआ। तो आपने देखा कि जो सेकेंड जनरेशन थी जो कि सेल्फ पॉलिनेशन से आई है, इसे हमने F2 कहा। तो F1 प्लांट्स के अंदर हुआ क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, और उन्होंने सेकेंड यानी F2 को प्रोड्यूस किया। रिजल्ट निकलता है कि राउंड सीड जो है आपके बनते हैं इन रेशो 3 एंड रिंकल्ड सीड बनते हैं आपके रेशो 1 में। फिर फिनोटिपिक रेशो आती है 3:1, क्योंकि तीनों में ही 1 2 3 तीनों में ही क्या है, कैपिटल आर है, तो 3 और 1 क्या है आपका जाव। तो ये फिनोटिपिक रेशो है कि 3:1 में आपके ये प्लांट्स राउंड रेशो रिंकल्ड में प्रोड्यूस होते हैं। जीनोटिपिक रेशो है कैपिटल आर 1 है आपका, कैपिटल आर 2 है, और एक है आपका स्मॉल आर। तो जीनोटिपिक यानी इनके जो जीन है वो प्योर है कि हाइब्रिड है, जो लेटर जो एलील्स आप ले रहे हैं। तो जीनोटिपिक रेशो होती है कि आर स्मॉल आर कैपिटल आर को देखकर आप बताएं, ठीक है। तो वो रेशो है इसमें 1:2:1। लेकिन जो फिनोटिपिक रेशो है जिसमें आपको देख के बताना है कि 3 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड है और एक रिंकल्ड है, ठीक है। अब आपने नहीं पता कि वो प्योर है कि वो हाइब्रिड है, लेकिन आपको दिख रहा है कि तीनों में ही कैपिटल आ रहा है, तो तीनों ही राउंड हमें नजर आ रहे हैं। तो ये हो गई आपकी फिनोटिपिक रेशो 3:1। तो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था इसमें फिनोटिपिक रेशो आपकी निकल के आती है 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो निकल कर आती है 1:2:1।